आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा दो ऐसे मुद्दे हैं जो काफी समय से चर्चा में हैं, लेकिन अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जहां एक और धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद रिक्त हैं, तो वहीं 70 से ज्यादा दायित्व खाली पड़े हैं। अब एक बार फिर इस मामले को लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि उनकी सीएम धामी से इस बाबत बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार में अभी समय लग सकता है। कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनाव के आसपास किया जा सकता है। दरअसल सीएम धामी प्रदेश में दिसंबर महीने में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने ब्रिटेन दौरे पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटते ही लंबित पड़े जो ये काम हैं वो पूरे होंगे। फिर बोल रहा हूँ दायित्व किसी भी दिन मिल सकते हैं। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। फिर बोल रहा हूँ दायित्व किसी भी दिन मिल सकते हैं। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दायित्व बंटवारे को लेकर जो मुद्दा है वो एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है, आपने खुद सुना, कि कभी भी दायित्व बंटवारा हो सकता है। हालांकि 1 साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ हो चुका है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी के, वो इस इंतज़ार में हैं कि कब दायित्वों का बंटवारा हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र से जो सूची जिस पर सहमति होनी थी वो हो चुकी है और खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बातचीत भी मुख्यमंत्री से हो चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये मामला टलता जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटते ही ये काम पूरा हो जाएगा और जो दायित्व खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा, दायित्वों का बंटवारा यहाँ पर किया जाएगा और एक तोहफा जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लंबित पड़ा मामला है, अब उस पर कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही ये कार्रवाई होगी। हालांकि कितना समय और इसमें लग सकता है ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि खुद महेंद्र भट्ट ये कहते हुए नजर आए हैं मीडिया के सामने कि कभी भी दायित्वों का बंटवारा हो सकता है, वो चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, या फिर मुख्यमंत्री जैसे ही जो है वो विदेश दौरे से लौटेंगे तब ये बंटवारा हो सकता है। तो कभी भी बंटवारा हो सकता है, लेकिन इस बार नजरें सबकी होंगी कि आखिर दायित्व बंटवारे का क्राइटेरिया क्या होगा। क्या इस बार जो पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं उन पर भरोसा जताया जाएगा और नयों का भी सामंजस्य बिठाया जाएगा, या फिर कोई और फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विदेश यात्रा से लौटते ही यहां पर दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा और इसके साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार का मुद्दा भी है, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें अभी समय लगेगा, लोकसभा चुनाव के आसपास ही जो है कैबिनेट विस्तार होगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री आएंगे और दायित्वों का बंटवारा होगा, ये अभी भी सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि स्थिति जो है इस पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, और कुछ ही देर में प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं दायित्व के बंटवारे को लेकर, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कितना समय और लगेगा अभी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है और जिसमें बहुत बड़े स्तर पर देश और विदेश का जो इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं हैं। हमारी सरकार का पूरा इस समय फोकस इन्वेस्टर समिट के ऊपर है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश से लौटते हैं उसके बाद कभी भी किसी भी दिन दायित्व का बंटवारा हो सकता है। और जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है और हमारा संगठन का, सरकार का और जो आपस में जो भी वार्ता होनी थी
वो भी हो चुकी है और केंद्र से भी पूरी वार्ता हो चुकी है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं उनके साथ भी वार्ता का दौर पूर्ण हो चुका है और मैं सोचता हूँ हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनका यूँ तो हर कार्यकर्ता का पूरा सहयोग और पूरा योगदान पार्टी को आगे बढ़ाने में रहता है, किंतु कुछ जो हमारे पुराने और कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनको मैं सोचता हूँ जो अपना दायित्व पहली जो लिस्ट आएगी पहले लिस्ट में जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं तो पहली लिस्ट में उनका वो लोग सूची में उनका नाम शायद हो सकता है, संभावित है। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जब दायित्व का बंटवारा होता है तो सरकार के हाथ और पांव बनकर और वो अपने क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार के कार्य हैं, सरकार के जो भी मार्गदर्शन है उसको जन जन तक पहुंचाने का वे सभी लोग काम करते हैं और मैं सोचता हूँ सरकार को भी उससे लाभ मिलता है, संगठन को भी लाभ मिलता है और एक ये सतत प्रक्रिया है, पहले भी होती आई है, अब भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मोहन काला जी आपके पास आऊंगी। हालांकि ये अंदरूनी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, जो सूची अभी जारी नहीं हुई है, जल्द ही बंटवारा होगा, लेकिन कई बार ये मामला जो है वो उठा है, मीडिया में उठा है, लेकिन अभी इस पर काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का और सरकार का कार्य है, वो इस पर फैसला लेने का अधिकार भी सरकार और संगठन को है। पर जिस प्रदेश के अंदर आप दायित्व की बात कर रहे हैं उस प्रदेश में दायित्व से पहले 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली है इस प्रदेश के अंदर। आज तक सरकार उन्हीं पदों पर काम नहीं कर पाई। उससे पहले 3 पद खाली चल रहे थे। एक जो मंत्री थे दिवंगत चंदन राम दास जी, उनके इस संसार से चले जाने के बाद एक उनका मंत्री पद भी खाली रह गया। आज तक वही मंत्रालय सरकार नहीं भर पाई है और समय समय पर जो है सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, वो समय समय पर कहते रहे कि भाई हम जो है कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, पर वो आज तक नहीं हुआ। पर ये निजी मामला है। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो सरफुटुव्वल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव इस कदर हावी है। और ये दर्शा रहा है कि ये पिछले 1.5 से 2 साल वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कार्यकर्ता हताश है, कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन है और जिसका खामियाजा आपने बागेश्वर में देखा कि बागेश्वर में पूरी सरकार लगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके का जीत का जो अंतर था, वो अंतर अगर आप देखेंगे तो वो कार्यकर्ताओं की हताशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रदेश के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगारों को ठगने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने रोजगार के नाम पर उनको हताश करने का काम किया, हताशा पैदा उनमें करी, उसी तरीके से कार्यकर्ता आज इनका हताश है, उनका मोरल डाउन हुआ है। कार्यकर्ता इस आस में बैठा था कि भाई बागेश्वर चुनाव से पूर्व जो है कार्य विस्तार हो जाएगा तो शायद वो खुशियां मना लेंगे। उन्होंने ये हुआ कि चलो भाई बागेश्वर चुनाव के बाद होगा, चंपावत चुनाव के बाद होगा, और चंपावत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हाथ लगा। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई बागेश्वर चुनाव के बाद कुछ हाथ लगेगा, तब भी हाथ नहीं लगा। फिर ये हुआ कि भाई चलो भाई हिमाचल में या जो अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है वहां आप भूमिका निभा लीजिए, उसके बाद कुछ होगा, तब भी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें जो मीडिया के सूत्रों से मिल रही कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही जो है और मन बहलाने के लिए, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मन बहलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही एक लिस्ट जारी कर दी गई थी। अभी आनंद फानन में आपने देखा होगा सचिवालय से जो है एक पत्र, उसका खंडन भी हो चुका है। उसका खंडन खुद प्रदेश अध्यक्ष ने खंडन तो किया, पर कहीं ना कहीं विचारों ने अपना कहीं ना कहीं मन बहलाने के लिए, खुशी जाहिर करने
के लिए उन्होंने लिस्ट इस तरीके से जारी करनी पड़ी ताकि उसी लिस्ट से खुशी मना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मगरूर है, सत्ता के नशे में चूर है, उनको तो ना कार्यकर्ताओं के सम्मान से प्रेम है और ना ही इस प्रदेश के बेरोजगारों से प्रेम है, ना ही इस प्रदेश की जन समस्याओं से प्रेम है, ना ही इस प्रदेश की महिलाओं के सम्मान से प्रेम है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपसे क्या कहूँ वैसे। और जिस तरीके से प्रदेश को सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये भी होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दायित्व का बंटवारा करिए, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने इच्छाएं जता रखी होंगी या जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, या जैसा ये मेरे भाई संजीव जी कह रहे थे, पर कार्यकर्ताओं का विस्तार करने से, दायित्व का विस्तार करने से पहले आपने प्रदेश की जो आज की स्थिति है, जिस तरीके से प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, जिस तरीके से प्रदेश में आपदाओं का दौर है, और जिस तरीके से चाहे डेंगू ने जो कहर बरसा रखा है, और जिस तरीके से कर्ज के बोझ तले उत्तराखंड दबता जा रहा है, अब उस पर सरकार को सोचना होगा, सरकार को फैसला करना होगा कि सरकार किस तरीके से उस जो है इन दायित्वों का बंटवारा करेगी या फिर से प्रदेश को कर्ज की ओर ले जाने का काम। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, ये मामला लटकता जा रहा है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? भाजपा का ही सवाल नहीं है, आप पीछे 23 साल जाइए, जो भी सत्ता में आए हैं उन्होंने यही किया है और ये कोई नई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि 23 साल का आउटपुट क्या है। जब हमारे पास खबरें आती है तो बड़ी निराशाजनक खबरें आती है, जिसको हम लोग लिखते हैं, कई बार हम तीखा लिखते हैं, कई बार हम कई तरीके से एनालिसिस करके लिखते हैं, और हमें कई बार प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। वो सारे मीडिया के लोग जानते हैं, कुछ लोग हमारे मीडिया के साथी लोग समझौता कर चुके हैं तो वो अलग मामला है, वो उसी पार्टी के पत्रकार हैं। लेकिन जो ग्रास रूट पे ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें सवाल इस बात का आ रहा है कि इस प्रदेश के अंदर जो सदन में पास नहीं होता है वो पूर्व की सरकारों ने किया है। आप बताओ, पहला सवाल उत्तराखंड राज्य में सेवा योजना कार्यालय का है। जब हमारे पास ऑलरेडी सेवा योजना कार्यालय है तो उपनल का क्या मतलब? अभी तक सरकारों ने ये नहीं बता पाया कि उपनल का मतलब ये है, जो राज्य के अंदर बड़ा भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। और हम चाहते हैं कि इस आधुनिक युग में सेवा योजना कार्यालय को एक अपडेट कीजिए, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ लाइए, टेक्निकल लोग वहाँ लाइए, ताकि अपडेट रहे, घर बैठे लोग अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करें। तो इस तरह के काम यहाँ हुए नहीं है। यहाँ एक सदन है, यहाँ दूसरे सदन पे बात नहीं हुई है कि एक सदन में जैसा चाहो, सत्ता जिनकी है वही उस सदन में प्रस्ताव पास कर देते हैं। उपनल का वैसे हुआ। अगर यहाँ एक ऊपर का सदन होता, यहाँ विधान परिषद होता, तो कोई भी प्रपोजल विधान परिषद में जाता, वो पास हो न हो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के जो युवा मुख्यमंत्री, जो इस समय युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि कल के दिन कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। और ऐसे यहाँ 11 मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने इतिहास नहीं बना पाया। हम तो अपने नौजवान साथी मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि आप आइए, कुछ करिए। कुछ भी नहीं तो एक मूल्यांकन समिति बना दीजिए जिसमें बायोडाइवर्सिटी हो, बहुविविधता हो, बहुत राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें हो, सामाजिक कार्यकर्ता उसमें हो। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को थोड़ा सा आपको परहेज करनी पड़ेगी। जो सत्ता में पार्टी यहाँ बैठी हुई है, इनका एक दूसरी विंग है जिसमें ये लोग समझते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता यही है, उससे अलग भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक ऐसी मूल्यांकन समिति बने जो राज्य को देखे, सत्ता के काम को देखे, और सत्ता के लोगों को बोले कि यहाँ पर तुमने काम शुरू किया है लेकिन वो काम यहाँ पर रुक गया है। कोई भी सत्ता वाली पार्टी नहीं चाहती है कि काम न हो, काम होता है शुरू, लेकिन वो जब ब्रेक हो जाता है ना, वहां पर बड़ा सवाल होता है कि आज तक 23 साल में 70% लोगों को रोजगार नहीं मिला इंडस्ट्री में। उसका उल्टा हुआ, 30% लोगों को मिला। और 30% लोग वो हैं जिनको ठेकेदारी के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू नौकरी मिली हुई है। और 70% लोगों को जिनको नौकरी मिली हुई इंडस्ट्री में, वो कहीं और लोग हैं जो यहाँ के ना स्थायी ना अस्थायी हैं। तो इस तरह के सवाल है। दूसरे सवाल भी यहाँ पर आजकल आप देख लीजिए। मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर को एक मीटिंग में अभी 2 दिन पहले सुन रहा था, उन्होंने अपनी भाषण यहाँ से शुरू किया कि आज जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और इस तरह के आंदोलन उत्तराखंड में हो रहे हैं, और ये आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो लोगों को दिशा देते हैं, और ऐसा डिपार्टमेंट है वो बार बार वही आंदोलन करते हैं। तो क्या कभी आप उनकी प्रतिक्रिया, उनके ऊपर तो आप प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन माननीय महोदय, कभी आपने उनका दर्द को सुना? सबसे बड़ा दर्द है उस डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर ट्रांसफर की पॉलिसी भी सामने पर नहीं आई है, यहाँ पर मूल्यांकन का कोई आउटपुट सामने नहीं आया है। यहाँ पे 23 सालों में 70% इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार नहीं मिला है, नए रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है। और जो हम आधुनिक युग की बात करते हैं, उस आधुनिक युग में हम कहाँ पर हैं? जी
तो है। ये बड़ा सवाल है जी। और ये निराशाजनक स्थिति है और नौजवान मुख्यमंत्री से बहुत अपेक्षा है लोगों को, बहुत ज्यादा। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल करेगा, ऐसा लोगों को विश्वास है। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा है अभी भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर पदों का बंटवारा हो जाता है तो फिर क्या चेंजेस आप मानते हैं? देखिए दिव्या जी, सरकार जब भी फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप इतने मिनिस्टर्स में कैबिनेट में रख सकते हैं, इतने आप राज्य मंत्री बना सकते हैं, इतने आप बाकियों को पोर्टफोलियो दे सकते हैं। अब ये दिशा निर्देश ये हमारे संविधान में तो है सब लिखे हुए और हमारी लॉ बुक में भी है सब कुछ ये, परंतु ये जब सरकारें बनती है तो वहाँ मनमर्जियाँ चलती है। मनमर्जी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की चलती है, जो सेंटर में और केंद्र में रहता है, वो उस कैबिनेट का केंद्र है वो एक हिसाब से। तो जब तक कैबिनेट में हर व्यक्ति को अपना अलग अलग दायित्व नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उस मंत्रालय में ये काम सुचारू रूप से हो रहे होंगे? मैं तो मान नहीं सकता। आप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो खोल के देखिए, आप कितने सारे विभाग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। क्या वो सारे सचिवों से एक दिन में सबसे रिपोर्ट ले लेते होंगे कि आज आपने क्या किया, आप मुझे आके दिखाइए? सारी फाइलों की वो ठीक से जांच कर पाते हैं कि हमारा जो काम चल रहा है धरातल पे क्या वो सही है, उसका इन्वेस्टिगेट वो कर पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने सारे अगर आप पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगे, दूसरे को काम नहीं देंगे, तो आपकी तो एक लिमिट है, समय तो वही है, समय आपके लिए 24 के 48 घंटे तो नहीं हो जाएंगे ना। ये तो सरकारों को सबसे पहले सोचना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, सभी हम लोगों ने तो 70 लोगों को भेजा है ना चुन के। हमारा तो ये काम है कि जनता ने तो आपको 70 लोगों को इसलिए भेजा है कि इनको अपना अपना दायित्व दे सब। जब आप दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो तभी तो सरकार के ऊपर क्वेश्चनिंग होगी। देखिए, आप कई सारे राज्य मंत्री के पद देखिए सारे खाली है, पड़े हुए। और यहाँ तक छोड़िए, आप जितने हमारे ये ST-SC कमीशंस है, यहाँ पे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई संजीव वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें भी पता है कि आप ST-SC कमीशन से देखिए अब कब से लेकर पद खाली पड़ा हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, आमजन को ST-SC रिलेशन लॉ से रिलेटेड, या किसी के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, तो वो किसके पास जाएगा बताइए आप? वहां तो कोई कमीशन में बैठा ही नहीं, अध्यक्ष ही नहीं बिठाया आपने, किसके पास रोएगा वो, क्या करेगा वो बेचारा? तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा मनमानी तरीके से अपने तरीके से सरकार चलाना ये बिल्कुल गलत है और जनहित में नहीं है। आप जनता के क्या काम कर रहे होंगे यहीं से खुद ही पता लग जाएगा आपकी, जब आपके पास पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन ही हम ठीक ढंग से पढ़ते। देखिए, आम जनता इतना इन चीज़ों पे ध्यान इसलिए नहीं देती है क्योंकि हर व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है। आपका 10-12% लोग ही जो राजनीतिक उससे इंटरेस्ट रखते होंगे, उन्हीं लोगों को इसकी जानकारी होती है। आम जनभागी को तो कोई जानकारी ही नहीं होती इन चीज़ों की। तो उन्हें तो लगता होगा कि सरकार है हमारे प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, काम कर रही होगी, और उन्हें क्या पता कि क्या काम हो रहे हैं। यहाँ तो सरकार में कैबिनेट का जब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं है, 4-4 मंत्री पद खाली पड़े हुए कैबिनेट के, है ना। देखिए, एक ऐसा होता है, जैसे एक बहुत छोटे से उससे मैं इसकी तुलना करना चाहूँगा। मान लीजिए एक एटम है, एटम के अंदर सेंटर में अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को रखते हैं तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ताकि वो स्टेबल बना रहे। तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो मेरे को तो नहीं लग रहा होगा कि आपके विभाग में सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य चल रहा होगा। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्मेदारी जब हम कहते हैं वो अलग बात है, आप लोगों का दायित्व बंटवारा कब होगा ये भी पार्टी का अपना अंदरूनी फैसला है, लेकिन क्राइटेरिया की हम हमेशा बात करते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सामंजस्य बनाया जाएगा पुराने और वरिष्ठ सदस्यों में और नए सदस्यों में, तो क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। क्राइटेरिया होता है सभी लोग, हमारे जितने भी पार्टी के कनिष्ठ और वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का योगदान अपने अपने स्थान पर है। किसी का मंडल में है, किसी का बूथ पर है, किसी का जिले में है, किसी का प्रदेश में है। तो सभी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर काम करते हैं और सबका
योगदान पार्टी को आगे बढ़ाने में मिलता है। और किंतु कुछ कार्यकर्ता हमारे इस प्रकार के हैं जो बहुत एक लंबा अंतराल उनको पार्टी की सेवा करते हो गया, तो ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोगों को कुछ प्रायोरिटी सरकार भी चाहती है और संगठन भी चाहता है कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी मिले। और हर कार्यकर्ता के मन में ये होता है कि मैं अच्छा काम करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दूंगा, तो पार्टी भी मेरे प्रति कुछ सोचेगी। और ये एक दस्तूर है जमाने का। हम किसी से अच्छे उसकी अपेक्षा रखते हैं तो हमारे को भी उसी के अनुरूप काम करना होता है। तो मैं सोचता हूँ, और ये एक अच्छा भाव, अच्छे भाव के साथ सभी लोग काम करते हैं। अनुशासित पार्टी है हमारी, सभी एक दूसरे का मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में भी सभी लोग अपना पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं। जिस तरह से अभी हमारी केंद्र सरकार की जितनी तमाम योजनाएं आई, उन योजनाओं को घर घर तक, जन जन तक, ब्लॉक ब्लॉक तक पहुंचाने का हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। और ये भी देखिएगा कि अभी लाभार्थी सम्मेलन हुए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इतना बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। अन्य दलों में शायद ये देखने को दूर से दूर तक भी दिखाई नहीं देता। वो लगातार चाहे पूर्व कर्मचारी हों, उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूर्व फौजी हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का काम करने, तमाम वर्गों को, तमाम जितने भी वर्ग हैं सबको पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण शायद नहीं हो सकता कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए वो प्रत्येक दिवस 2 वार्ड के 2 बूथ के अध्यक्षों से और बूथ के सदस्यों से बात करते हैं। उनसे पूछते हैं अपने बूथ में क्या चल रहा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ परेशानी है तो बताएं, उसका निराकरण करते हैं। तो मैं सोचता हूँ जब प्रदेश अध्यक्ष और बिल्कुल हमारी जो अंतिम इकाई है, पन्ना प्रमुख और बूथ का सदस्य, जब इन दोनों का एक बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, बहुत अच्छा सामंजस्य बन जाता है, तो पार्टी को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने से कोई भी शायद नहीं रोक सकता। अच्छा, प्रेम पंचोली जी ने एक बात कही संजीव जी कि यहाँ पर सामंजस्य फिर जो सामाजिक लोग होते हैं उनके साथ भी होना चाहिए, और वो सामाजिक लोग नहीं जो एक पार्टी की इकाई है बल्कि जो अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं। आपने कहा पार्टी को साथ में जोड़ने का काम किया जा रहा है, किन क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं का सपोर्ट लिया जा रहा है या काम किया जा रहा है उनके साथ मिलकर? देखिए, जैसे मातृशक्ति की यदि हम बात करते हैं, जिस प्रकार से अभी केंद्र में मातृशक्ति के आरक्षण का एक बिल पास हुआ, जो बिल 5 बार आया और 5 बार धराशायी हुआ, और यही सारे दल थे जो एक तरह से कांग्रेस के साथ भी, यूपीए की सरकारों में भी ये लोग लगातार ब्लैकमेलिंग करते थे, ये लोग लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे। उन्हीं सभी दलों ने इस बार जब माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं मातृशक्ति वंदन के रूप में, उन सभी दलों ने जो उस समय इसका विरोध करते थे, सभी ने इसका पक्ष भी रखा है, सभी ने इसको ध्वनि मत से पारित भी किया है। उसी प्रकार से आपने कहा कौन कौन से लोग, तो मातृशक्ति में यदि बात कर रहा था, तो मातृशक्ति में जितने हमारे एनजीओ ग्रुप्स हैं, मातृशक्ति के महिला एनजीओस हैं, कुछ खेल जगत से लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षक हैं, और अन्य कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा एक योगदान देते हैं, समाज के हित में लगातार काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पार्टी के रीति नीतियों के साथ जोड़ना
और उनको अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जोड़ना, उनको पार्टी के बारे में बताना कि हमारी पार्टी विकास को एक ध्येय मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में हमने पूरा जो हमारा फोकस था, चाहे सरकार का हो चाहे संगठन का हो, हमने लगातार सड़कों पर उतरकर काम किया। हमने सड़कों पर उतरकर हाई रिस्क जोन में, जहां हर व्यक्ति अपनी जान की परवाह कर रहा था और घर में अपनी जान को बचाने का काम कर रहा था, हमारे कार्यकर्ता किचन लगाकर उनको भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, उनके दवाओं की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे। तो एक जो सेवा का भाव और सेवा, पार्टी के अंदर ये बोलते हैं कि हमने केवल सत्ता प्राप्ति के लिए हमने अपने जनता के बीच नहीं जाना, बल्कि जो अपने अंदर एक जो सेवा का भाव है उसको भी लेकर जाना है। और उसका एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कोरोना के समय पर देखने को मिला और मैं सोचता हूँ जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है आज भी। मोहन काला जी, आप लोगों ने कहा कि दायित्व बंटवारे में डिले हो रहा है, बहुत लोग नाखुश होंगे, लेकिन यही बात विपक्ष के लिए कही जा सकती है। विपक्ष को मजबूती के साथ देखने का प्रयास किया जा रहा था कि विपक्ष मजबूत होगा तो शायद मुद्दे मजबूती से उठाए जाएंगे, लेकिन उन लोगों के कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व तो आ रहा है, आप लोग की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है इस प्रदेश में। कौन से मुद्दे पर आपको कमी नजर आ रही है, मुझे बताइए ना। उनके संगठन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं मोहन काला जी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है, वो रहे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस भी मूड में रहता रहे, और पिछले 9-9.5 सालों से और पिछले 6 सालों से अगर इस प्रदेश के विषय पर मैं आपसे बात करूं तो जनहित के मुद्दों पर और उत्तराखंड के मुद्दों पर अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है। तो सर लड़ाई में आपको जीत क्यों नहीं मिल रही है? बेरोजगार लड़ाई में जीत क्यों नहीं हासिल हो रही है? देखिए, बागेश्वर की जनता ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। दिव्य दर्शनी जी, अगर आपको पता होगा तो बागेश्वर की जनता ने बताया कि लड़ाई में हमें जीत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जिस बागेश्वर में 20 साल से कांग्रेस जो है, तो अगर आप हार का अंतर देखेंगी और इस बार बागेश्वर उपचुनाव में अगर अंतर देखेंगे जहाँ पूरी मशीनरी लग चुकी थी, क्या आप उस बात से संतुष्ट हो जाएंगे काला जी? देखिए संतुष्ट होना ना होना ये जनता के हाथ में, हम संतुष्ट। अरे हम तो हार कर भी जीत गए दोस्त, आप तो जीत कर भी हार गए संजीव भाई। लेकिन आप ये बताइए, चंपावत में तो आपकी पूरी टीम अधर में छोड़कर बाहर खड़ी हुई थी। इनसे कह दीजिए जरा संयम के साथ बैठकर सुन लें, वरना फिर मैं बीच में बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे कि डिबेट जो है खराब हो रही है। रही बात अभी इन्होंने जिस बिल की बात करी, महिला आरक्षण बिल की, अगर 1989 की बात करूं तो लाल कृष्ण अडवाणी जी राज्यसभा में बिल का विरोध कर रहे थे। अरे आप जिस बिल की बात कर रहे हैं, इस बिल पर सबसे ज्यादा रोने का काम, अगर विरोध करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। 1989 के बाद मैं आपसे अगर 2010 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 2008 और 2010 में जब हमने इसको राज्य लोकसभा में पास किया, तो उसके बाद राज्यसभा में जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बिल पर जो है रोना रो रहे थे। और इनके जो झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके लालू यादव की पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी और जितने आपके कोलिशन पार्टनर थे, जितने आपके कोलिशन पार्टनर थे, वो आप उनके दबाव में आए, और उसके बाद आपने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, आपने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। और जिस तरह से आप आरक्षण की बात करते हैं, अभी 2022 का जो चुनाव था, 2022 का चुनाव था, आपकी प्रियंका गांधी ने कहा महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आपने 40% आरक्षण की बात करी। उत्तराखंड में 70 सीटें, 70 सीटें हैं मेरे भाई, 70 सीटें हैं, 70 सीटों में 40%, 28 सीटें होती है, 28 सीटें होती है। आपने 5 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें भी
वो पहलवान बेटियां न्याय के बैठी थी, संजीव वर्मा जी शर्म आनी चाहिए, उस सीट से शर्म आनी चाहिए। वो लड़ने का पहलवान मोहन बेटियां काला वो भी जी, बिल मोहन बनाती काला है। जी, शक्ति के प्रति मोहन बिल काला बनाती जी, है। संगठन ये की बात आपका होगी। अंकिता मातृशक्ति भंडारी, के संजीव जी, प्रति बात पूरी होने और दीजिए। मदन बीस- बात पूरी होने मदन दीजिए। बीस बात पूरी भंडारी होने भी दीजिए। न्याय की तरह से वो भी जिस बैठी है इस प्रकार प्रदेश से की। मातृशक्ति अरे का शर्म आनी अपमान चाहिए कर रहे आपको। थे, ये ये बेशर्मी आपके का काला जी, चश्मा उतार दीजिए आपको मोहन कैसे काला है? जी, संगठन की ये बात हो रही बेशर्मी का है। चश्मा उतार मोहन दीजिए। काला जी, संगठन की बात हो रही है सर, संगठन की बात ये कीजिए। अगर सुनने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक मैं है, डिबेट में आप बिल लगातार पे मत बोलूंगा। जाइए, आप बिल पे मत जाइए, उस पे बहुत ज्यादा इन्होंने लंबा बिल पर बात डिस्कशन करी होगा। ना, मैं बिल पर आप जाऊंगा। आप इन्होंने संगठन बिल पे पर बात बात करी, मैं बिल पर सर, जाऊंगा। मेरा सवाल आपसे इन्होंने बिल संगठन को पर- लेकर था। मोहन काला जी, मैं मेरा सवाल आपसे, आपको इन्होंने बिल संगठन पर को बात लेकर कही, था। मैं बिल पर बात करूंगा। रही संगठन की बात तो कांग्रेस लगातार चाहे संगठन है ही बेरोजगारी नहीं बात हो आपका। चाहे इस प्रदेश संगठन अरे है ही नहीं आप आपका। चला अरे रहे क्या 1.5 हमें? साल हो गया, अरे आप अभी तक अपने अपनी प्रदेश- टीम नहीं बना अरे वो पाए पन्ना मेरे भाई। प्रमुख कहाँ थे हिमाचल में? अरे हिमाचल में पन्ना प्रमुख कहाँ हिमाचल थे? में आपके कर्नाटक राहुल में कहाँ गांधी थे? ने कहा था अरे एक कर्नाटक में महीने कहाँ में थे? 1 लाख अरे सरकारी कर्नाटक नौकरियां में दूंगा। कहाँ थे? कितनी घर बैठाने का नौकरियां दी काम करा बताइए आप? कर्नाटक की जनता ने, कितनी नौकरियां मध्य दी प्रदेश आप की बताइए, जनता ने, जवाब दीजिए अरे इस बात हिमाचल का। की ठीक जनता है ने, मोहन काला अरे जी, उत्तराखंड मोहन के काला अंदर, जी, मोहन काला जी, आप ये अरे बताइए, उत्तराखंड के आप अंदर ये हाई कहते कोर्ट हैं, को, चलिए मान अरे लीजिए। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ठीक है मोहन काला जी, आपका हम ये मान कोऑपरेटिव लेते घोटाले हैं। का। मोहन काला जी, सुन अरे लीजिए मेरा कोऑपरेटिव प्रश्न, सुन घोटाले लीजिए का। फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है चुनावी मोड में रहती है, चलिए मान लिया, अरे कम से कम कांग्रेस आप उनका लगातार लड़ रही फॉर्मूला है। अपना लीजिए, उनका कांग्रेस फॉर्मूला तो लगातार जीत लड़ भी रही दिलाया है। आपस में, अभी आपने हाल आपस ही में। में देखा मुख्यमंत्री आपस कूच में। किसानों को लेकर, इससे पहले बेरोजगार, जिस तरीके से बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया कांग्रेस लड़ रही थी। आंगनबाड़ी नेत्रियों का आंदोलन में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी। प्रदेश के जितने भी मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो बहन अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे हमारे उत्तरकाशी की 4 बहनों का मामला हो, चाहे प्रदेश के नौजवानों का मामला हो, चाहे वो डेंगू सिटी जो आपने बनाने का काम, इस शहर को करने का काम किया डेंगू सिटी में तब्दील, उसकी बात हो, लगातार कांग्रेस लड़ रही है। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है। अरे आप कहना, आप ब्रिटेन घूमने का काम कर रहे हैं। पूरा देहरादून, पूरा उत्तराखंड डेंगू से त्राहिमाम मोहन काला जी, इन्वेस्टर मोहन काला घर जी, में किस लिए? एक घर में नहीं आना एक चाहिए घर में 4 लोग डेंगू से ग्रस्त हैं। उत्तराखंड में शर्म आनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं आना आप चाहिए। कह रहे हैं कि हमने मोहन काला उत्तराखंड जी, को मोहन काला जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं मोहन होना काला जी, चाहिए। प्लीज इसको राजनीति से उत्तराखंड में हटा के उन्नति देखते नहीं होनी हैं, चाहिए। राजनीति से हटा के विकास नहीं देखते हैं होना इस बात चाहिए। के लिए। विकास अरे नहीं होना दर्शनी चाहिए। जी, आपने भी तो बोल दिया कि जनता रोजगारों पार्टी का के सृजन नहीं है होना सर। चाहिए। सर अरे मुख्यमंत्री, जवाब दीजिए मेरे भाई। मुख्यमंत्री पूरे जवाब स्टेट के दीजिए हैं। ना। मुख्यमंत्री विकास पूरे- विरोधी अरे पूरे प्रदेश ठीक है, के मैं अंदर सवाल कह रहा हूं कि पूछ प्रदेश पूरा मैं डेंगू सवाल से पूछ कहर रहा है। मोहन काला जी, अरे पूरे आप प्रदेश, ये क्या पूरा कह रहे प्रदेश कह रहा है हैं? डेंगू से। मुख्यमंत्री अगर ब्रिटेन गए तो किसके लिए गए हैं? अपने पर्सनल हित के लिए किसके गए लिए हैं या प्रदेश के लिए किसके लिए गए हैं? गए हैं? अरे इवेंट पहले भी हुए हैं, कितना रोजगार आ गया पहले मुझे ग्लोबल बताइए ना। इन्वेस्टर समिट के लिए देवेंद्र गए रावत जी ने हैं। भी किया था। आपकी प्रदेश 10 में सालों तक इन्वेस्टमेंट नहीं सरकार आया। थी, आपने क्यों नहीं अरे किया? समिट तो पहले भी हुआ, आपकी मुझे 10 बताइए, सालों तक समिट में सरकार क्या थी, लेकर आपने आया? क्यों नहीं किया? एक तरफ प्रदेश- आपके अंदर इच्छा जब शक्ति ठीक है प्रदेश मोहन नहीं काला थी। जी, ठीक है, आपके संगठन की अंदर बात इच्छा हो रही है, शक्ति बहुत नहीं सारी थी। चीजें, आप बहुत सारी विकास चीजें हो रही चाहते थी। नहीं थे। प्रेम पंचोली जी, विकास चाहते नहीं थे आप। इनके ठीक। सुनिए दिव्य दर्शनी जी। जी, इनके पर्यटन मंत्री भी गए थे जब 4 धाम यात्रा चल रही थी, कितना रोजगार लेकर आ गए। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सबमिट किया था। ठीक है, कितना वो रोजगार आ पर्यटन गया मंत्री, प्रदेश आप में? मुख्यमंत्री मुझे की बता बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब जाते अरे हैं मैं तो पूरे मुख्यमंत्री की प्रदेश बात का कर रहा हूं। नेतृत्व करते अरे हैं सर, इवेंट- पूरे प्रदेश का नेतृत्व अरे करने इवेंट का है। सबमिट तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी लगाया था। आप मुझे बताइए ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नहीं लगाया था क्या? कितना रोजगार आया था ठीक है, जब भी तो एमएनयू में शान हुए थे। ठीक है, प्रेम अपनी पंचोली आंखों जी, से प्रेम आपके पंचोली माध्यम जी, से कितना हम लोग रोजगार समझ- आया? कराइए आप। ठीक है, कितना रोजगार आया? ठीक है, ठीक है, कितना हम रोजगार संगठन आया? की मुझे बात बताया कर ना रहे थे। संजीव वर्मा मोहन जी काला आवेदकर। जी, काला जी आराम काला से, जी, एक बात- हम लोग संगठन की बात कर रहे थे, संगठन की मजबूती की बात कर रहे थे सर। यहाँ पर संगठन कांग्रेस लगातार कांग्रेस का संगठन लगातार संगठन तो मजबूती है से ही लड़ाई नहीं, ठीक है, लड़ बात प्रेम रहा है। पंचोली जी, प्रदेश- प्रेम पंचोली जी, अरे संगठन तो है ही आपके नहीं पास भाई। तो इतना ठीक है, संगठन है। ठीक है, मोहन आपके काला पास जी, तो ठीक है, इतना मैं- संगठन और भी है कि आप मेहमान तय नहीं हैं, कर और पा भी रहे हैं। मेहमान हैं सर, रोज और भी- सर फुटबॉल हो रहे हैं, मोहन रोज भाई- सर फुटबॉल हो रहे हैं, चाहे मदन कौशिक जी हो। मोहन भाई, एक निवेदन है, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री देखा, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। हम सीएम हाउस में बैठे हुए थे और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने टाटा के मालिक को फोन किया कि मान्यवर आप कल सुबह यहाँ आइए, और वो उनके पास सुबह हवाई जहाज में बैठ करके उनके सीएम हाउस में आ गए, और उस दिन भी हम वहीं थे। तो कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल, अगर हमारा चीफ मिनिस्टर लंदन गया है, चलो ठीक है, वैसे नहीं जाना चाहता मुख्यमंत्री, अगर चला भी गया है तो पहाड़ में एक कहावत है ना, पहाड़ में एक कहावत है कि पंचोली जी, टाटा रोजगार लेकर आया था क्या? हाँ हाँ आया था ना तुम्हारे क्यों आपको मैं वही समझ कम बता रहा हूँ, मोहन रोजगार काला लेकर जी, आया था। समझ मोहन कम है जी, मोहन आप एक काला बात जी।
बताइए, मोहन काला मोहन काला की आपकी बातें समझ, कर रहे हैं मोहन काला जी आप बम्बई स्टाइल यहाँ मत तो अपनाइए।
आप जो है तुम्हारे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने बोला, पता है आपको? और टाटा ने कितना, पता है आपको? एनडी तिवारी ने बोला। आपको समझ नहीं है, पता नहीं क्या। रुको भाई जी, पता नहीं मोहन काला को किसने जिम्मेदारी दे दी। आप अपनी राजनीतिक समझ बनाइए, तब आप इंटरप्ट करिए। आप उत्तराखंड का नॉलेज नहीं है। अरे आप रहने दीजिए, आप बिजनेस मैन हैं, आप अपना बिजनेस चलाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना रोजगार लेकर रोजगार लेके आए ना, इसी बात पे आप सुन नहीं रहे। मोहन काला जी, जानकारी नहीं है। मोहन काला जी, आप लोग क्यों कोई काम शुरू होने से पहले उसको क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू कर देते हैं सर? दिसंबर में है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अरे आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास इतना प्रभावशाली मुख्यमंत्री था, जिसने एक उद्योगपति को अपने पास बुलाया। मेरे कहने का रीजन है कि जब एक मुख्यमंत्री उद्योगपति को अपने पास बुला सकता है, तो वो ये भी हमारे मुख्यमंत्री इनको अपने पास बुलाना चाहिए, इनको वहां नहीं जाना चाहिए। आपकी समझ कम है, आपको राजनीति पढ़नी चाहिए। समझ बनाओ आप अपनी, आप अपना बिजनेस जानते हैं। मोहन काला जी, हमारा सिर्फ ये कहना है, ठीक है, हम 25 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं मान्यवर, आप जैसे बिजनेस नहीं पाल रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आराम से सर, पंचोली जी आराम से, एक मिनट। तो मेरे कहने का मतलब चोली जी अपनी समझ अपने मोहन काला जी, मोहन काला जी, कांग्रेस पार्टी की इसलिए आपकी ताकत कमजोर हो रही है, आप जैसे कार्यकर्ता है वहाँ पर। मोहन काला जी आराम से, एक मिनट सर, हमारा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी काम शुरू होता है, कोई भी काम शुरू होता है, मोहन काला जी सुन लीजिए प्लीज, कोई भी काम शुरू होता है उससे पहले आप क्रिटिसाइज मत किया करिए। मेरे भाई तुम्हारी पार्टी आया रोजगार आया, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी, जिनके लिए रोजगार आया, उसके बाद रोजगार आया ना, रोजगार रोजगार आया। अरे चिटकुल और पिटकुल लगाने का काम ही कांग्रेस ने किया। उसी की बात तो करना, उसी की बात की जा रही है। मोहन काला जी उसी की बात की जा रही है। आपको पढ़ाई बहुत करनी है यहाँ पे, आप बम्बई स्टाइल बम्बई में रखिए, आपको उत्तराखंड को ठीक है, पढ़ना प्रेम पंचोली जी अपनी मेरी बात सलाह है आपको। मुझे आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपसे पंचोली जी को अपनी बात दूसरी बात, दिव्य दर्शनी दूसरी बात बांधते रहिए। मोहन काला जी, जो यहाँ पर रोजगार का मामला, इनको बंद करवा दीजिए सर, ठीक है, इनका माइक बंद करवा दीजिए। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। यहाँ पर दायित्वधारी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये दायित्वधारी आज भी बंटेगा और पहले से भी बंट के आया है। और हम ये नहीं कहते, मैं नारायण दत्त तिवारी का नाम इसलिए आदर पूर्वक लेता हूं, उन्होंने जो यहाँ पर स्थापित किया है, पीछे वाली सरकारों ने उसको नहीं चला पाया है। ये मेरा, हमने देखा उनको अच्छे ढंग से, उन्होंने कई सारे काम यहाँ पे, कई संस्थान यहाँ पे स्थापित किए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दायित्वधारी बांटेंगे या राज्य मंत्री का दर्जा बांटेंगे या पोर्टफोलियो बांटेंगे, तो ये इनकी पार्टी की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनके कार्यकर्ताओं का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन हमारे राज्य में अभी 2-3 मुख्यमंत्री दो तीन मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत विवादित रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस पे कभी भी सरकार ने बातचीत नहीं की, जो बड़ा दुखदाई मामला है। उस पे सरकार को बात करना चाहिए कि जब विवादित रहे हैं तो या तो उनको हटा दीजिए या उनको कोई पनिशमेंट दे दीजिए। समाज को समझ में तो आना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को आना चाहिए कि ये विवादित मिनिस्टर हैं तो इनको क्यों रखा गया है, और समाज बार बार ये कहता है। ये बड़ा सवाल है, दायित्व बांटने से पहले बड़ा सवाल हमारे राज्य में ये उठ रहा है। दूसरा, हमारे राज्य में ये सवाल उठ रहा है कि जब हमने इंडस्ट्री में 70% रोजगार नहीं दे पाया है, तो आप दायित्व बांटिए। किसके लिए बांट रहे हैं आप दायित्व? आपने अभी तक एनालिसिस नहीं किया कि हमारे प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी है, हमारे 70% लोग उत्तराखंड के उसमें हैं कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हमारे उत्तराखंड में 2 बड़ी परियोजनाएं चल रही है, जल जीवन मिशन और आजीविका परियोजना। आजीविका परियोजना का नाम इन्होंने REAP रख दिया, रिप रख दिया है। इन दोनों परियोजनाओं में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 20% उत्तराखंड के नहीं है। तो ये क्या दायित्व बांटेंगे सरकार के लोग, या अपने सरकार की और अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? ये 3-4 सवाल बड़े सवाल है। चौथा सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा उठ रहा है कि कोई भी नेता, राज्य सरकार का नेता हो, भारत सरकार का नेता हो, जब वो राज्य के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वहां हमारे संस्कृति कर्मियों को खड़ा कर दिया जाता है। 5 साल हो गए कलाकारों की भुगतान नहीं हुआ, जो यहाँ के लोक कलाकार हैं। लेकिन जब इन्होंने नाद निनाद यहाँ पे संस्कृति विभाग ने कार्यक्रम करवाया तो हेमा मालिनी को 60 लाख रुपए दे दिए।
प्रतिरोध की पार्टी यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। प्रतिरोध की पार्टी के कानों में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इनको इंटरप्ट करना आता है, हर चीज का विरोध करना आता है, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव प्रतिरोध होना चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा। एक हेमा मालिनी को ठुमके मारने के 60 लाख रुपए दे दिए और हमारे लोक कलाकार 5 साल से वहां जा रहे हैं दरवाजे पे, और दरवाजे पे जो संस्कृति विभाग की जो डायरेक्टर है उनको लात मार के बाहर भगा रही है। तो हमारे सत्ता में चलाने वाले लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप दायित्व बांटें तो इन सवालों पे नजर डालिए। बिल्कुल, ये सेवा योजना कार्यालय पे नजर डालिए कि 2 विभाग कट्ठे नहीं हो सकते हैं, है ना। पुनर्गठन कीजिए विभागों का, या तो सेवा योजना विभाग का पुनर्गठन जो है उसमें उपनल में मिला दीजिए, या उपनल को सेवा योजना में मिला दीजिए। ये राज्य सरकार के अंदर, राज्य के अंदर विवाद पैदा कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विवाद होगा। तो मेरा कहने मतलब है कि जब आप दायित्व बांटें तो किस तरह का दायित्व बांटें, किसको क्या दायित्व देना है, वो जिम्मेदारी दें। और जो विवादित लोग हैं, विवादित लोगों को पे निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को। और प्रतिरोध की जो पार्टी है उसको जरा दमदार तरीके से आना पड़ेगा, न कि अपनी बात पे उनको गुस्सा आए, वो थोड़ा इनको सीखना पड़ेगा। ठीक है वीरेंद्र शर्मा, ऐसे नेताओं को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो दोनों बातें आती हैं। कैबिनेट में 4 पद रिक्त हैं, वहीं दायित्वधारियों का भी बंटवारा होना है। तो ऐसे में क्या चीज प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जब चीजें होंगी तो पार्टी की और जो सरकार की मजबूती है वो डबल हो जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी सेट कैसे की जाए? देखिए दिव्या जी, इस डिबेट में हमें ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम यहाँ 2 तरीके की बात कर रहे हैं। एक हम एक पार्टी के दायित्व की बात कर रहे हैं, पार्टी के संगठन की दायित्व की बात कर रहे हैं, एक हम सरकार के दायित्व की बात कर रहे हैं। एक्चुअली डिबेट हमारी सरकार की दायित्वों के निर्वहन के ऊपर है, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले में नहीं है। पार्टी किस कार्यकर्ता को किस बूथ पे भेजती है ये इनका अपना मामला है, बीजेपी वालों का अपना मामला, कांग्रेस का अपना मामला। हम संगठन को मजबूत या संगठन के दायित्व की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा इस डिबेट में, हम लोग अगर सरकार के दायित्वों की बात कर रहे हैं तो सरकार का दायित्व जो बनता है वो पोर्टफोलियो से बनता है। देखिए, जब हम पोर्टफोलियो का ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सरकार के जो भी मंत्री गण है, जो भी विधायक है, राज्य मंत्री है, अलग अलग पदों पे जो सरकार बिठाती है, कमीशनों पे चेयरमैन बिठाती है सरकार अपने, उन सब का जो निर्वहन है वो उस ढंग से होना चाहिए जो जनहित में हो। देखिए, उन चीजों पे तब हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे, ये लोग अब डिबेट को किस दूसरी ओर ही ले गए, जो कि नहीं होना चाहिए। हम जो यहाँ इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया है ठीक ढंग से, यानी पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। भाई, आप मुख्यमंत्री ने 12-12 विभाग अपने पास रखे हुए हैं, मेन विभाग जहां पे जितना काम उनमें विभागों में है, क्या वो अकेले कर पाते? क्वेश्चन तो ये है। मैं तो शुरू से मैंने यही सवाल किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप ये पूछिए कि आपने इतने विभाग जो अपने पास रखे हुए हैं वो क्यों रखे हुए हैं, इसका कारण तो बताओ आप पहले। क्या आपके पास एमएलए नहीं है यहाँ पे? बताइए। आपके पास कोई काबिल व्यक्ति नहीं है यहाँ पे? फिर इसका मतलब जो जनता ने चुनकर भेजे हुए वो नहीं है काम के। फिर उन लोगों को 35-36 बहुमत के, लेकिन फिर इसमें सवाल तो प्रेम पंचोली जी वाला भी ऐड हो जाएगा ना, कि कुछ मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर शैली पर बहुत सही। तो लेकिन रोटेशन करना चाहिए ना, कैबिनेट का रोटेशन क्यों नहीं करते आप? उनको हटा क्यों नहीं देते आप इमीडिएटली? अगर उनके खिलाफ कोई भी बात सामने आती है तो आप इमीडिएटली उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? ये आपका दायित्व है ना, कि आप तो सेंटर में बैठे हुए हैं ना, आप तो वही कैबिनेट के कोर है ना। कैबिनेट कोर को अगर ये डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो फिर आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? फिर आपके पास क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है? आप क्या कर रहे हैं फिर सेंटर में? इन्वेस्टर सेरेमनी हम बात और दूसरे मुद्दे पे लेकर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वहां क्यों गए, यहाँ। अरे वो तो उनका एक अलग, वो भी तो सरकार के काम से गए हैं। वो इस डिबेट का मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी यूके क्यों चले गए हैं इन्वेस्टर सेरेमनी में। वो तो अलग विषय है, उस विषय पे अलग से बहस हो सकती है। परंतु विषय आज ये है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के जो पोर्टफोलियो है, उन पोर्टफोलियो में जो मंत्रीगण बिठाए गए हैं, क्या वो अपने कार्य को ठीक ढंग से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? इसकी एनालिसिस कौन कर रहा है? कोई कमिटी बनाई आपने? नहीं है। कौन इनके कार्य को देख रहा है? कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। सरकार चल रही है, धामी जी, धाकड़ धामी, हमारे धामी युवा, हमें बहुत उम्मीद है इनसे। देखिए, मोदी जी ने एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा दायित्व उनके ऊपर दिया, कितना विश्वास जताया उन्होंने इनके ऊपर। इस उम्मीद को लेके शायद
ये व्यक्ति कुछ प्रदेश के लिए कुछ करेगा। एनडी तिवारी के बाद अगर किसी में आस जगी है तो इनमें जगी है, लेकिन अगर ये अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करेंगे, अगर ये इसी जंजाल में फंसे पड़े रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर सिर्फ इतनी बातों को बोले कि कोई बात उठी मैं जांच कर दूंगा, मैंने जांच कमेटी भेज दी है, मैंने एक्शन ले लिया है, मैंने ये कर दिया। रिपोर्टें आज तक कहाँ हैं? जितने घटनाएं हो रही है उन सब की रिपोर्टें कहाँ आ रही है? वो जो जांच समितियां हमने बनाई उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? ये तो हम रेगुलरली क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये तो हमारे पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हम हमारे प्रेम भाई जी कह रहे थे कि भाई देखिए, जिस तरीके से सरकार के कुछ मंत्रियों के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं हटा रहे? क्यों आप उनको फिर से वही बना के रखे? क्यों? क्योंकि वो सीनियर है, उनका दबदबा है सरकार के ऊपर, उनका ये सब चीजें आपको नहीं देखनी पड़ेगी इस वक्त। आपको धाकड़ धामी तभी हम कह सकते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने सरकार के अंदर भी लेंगे आप। ठीक है, एनालिसिस की बात यहाँ पर संजीव जी आ रही है कि आप एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मंत्रियों की भी क्वेश्चन में है, तो मंत्रियों की पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर बाकी जो आप लोगों का दायित्व का बंटवारा करेंगे उसमें भी एनालिसिस होगा। एक और बात ऐड करना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने एक बात पूरी करनी थी मुझे। आप सहकारी समितियों में देखिए, आप जाके, मैं आपको सच बात बताऊं तो बैंक के छोटे से जो वहाँ पे चेयरमैन और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो वहाँ पे बनाए जाते हैं ना, वो सारे होते पार्टी के ही है। चुनाव करवाए जाते हैं। आप देखिए क्या करप्शन है उस लेवल पे, और मंत्री तक है ऊपर। कहाँ हमारे धन सिंह जी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो वहीं से आ रहा है सब माल। देखो ये सब कौन देख रहा है? सहकारिता के नाम से कितना पैसा जा रहा है, आपको पता है इसका? ठीक है संजीव जी। देखिए, जिस तरह से हमारी इस समय सरकार चल रही है, पूरी जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का हो, चाहे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार सृजन की बात हो। अभी एक वन विभाग में एक नई स्कीम आ रही है, उसकी अभी तक जानकारी नहीं आई होगी, मैं आपके यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। अभी जो हमारे नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की एक बात चल रही थी, तो 1287 ऐसे डेस्टिनेशन हैं वन विभाग के जो अभी तक पूरी तरह से मतलब छुपे हुए थे, एक तरह से हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें वहाँ का जो भी स्थानीय वर्ग है, उसमें सचिव स्तर का भी व्यक्ति होगा सरकार का, और एक बॉडी बनाई जाएगी, और उस बॉडी में जो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति हैं उन लोगों को भी उसके मेंबर बनाया जाएगा, और उसमें जो भी आय होगी उस आय का 10% जो राजस्व होगा वो केवल सरकार के पास जाएगा, और बाकी जो 90% होगा वो वहाँ के जो स्थानीय लोग उसके अंदर मेंबर होंगे उनके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो घर बैठे जो रोजगार स्वरोजगार की बात है, और ये पलायन रोकने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगी ये वाली स्कीम। इससे लगभग 2 लाख से अधिक रोजगार सृजन का एक खाका बना है, और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी ही इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ हम लोग काम करने लग जाएंगे। और मैं ये इस तरह की जो स्कीम्स है, और जैसे अभी हम उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं, और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो उत्तराखंड में जो आईटी क्षेत्र को हम कैसे बढ़ावा दें, अपना शिक्षा क्षेत्र में हम कैसे बढ़ावा दें, और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसकी अपार संभावनाएं हैं, उन सारी चीजों पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से अभी बड़े बड़े निर्णय जो उत्तराखंड मैं सोचता हूँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, विषम परिस्थितियों वाला हमारा राज्य है,
उसमें भी हम लोग नंबर 1 की स्थिति में हैं। जी। चाहे आयुष्मान की हम बात करें तो उत्तराखंड ही केवल एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक उत्तराखंडी को, उत्तराखंड वासी को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। अन्य पूरे देश भर में ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है। ठीक है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे कठोर धर्मांतरण की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें और चाहे 3 सिलेंडर मुफ्त की बात करें, तो ये तमाम योजनाएं हैं जो गरीब वर्ग का भी ध्यान रख रही है और इससे तमाम वर्ग लाभान्वित भी हो रहा है और सभी लोग सेटिस्फाई भी। ठीक है, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, समय की कमी, और आपसे शुरू करूंगी मोहन कला। अब आपको क्या लगता है दायित्वों का बंटवारा जब भी होगा, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय, पर जिस तरीके से सरफुटअव्वल है, आपके फाइनल कमेंट में कहना चाहता हूँ, ये सरफुटअव्वल सामने है कि कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिक में भ्रष्टाचारी चरम पर है, आज ही हाई कोर्ट ने जो है लताड़ लगाई है, आज ही हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। उस फटकार के बाद भी अब देखना होगा कि 2 दिन बाद क्या आएगा सामने निकल कर, क्योंकि धाकड़ धामी है भाई, सबको अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है कि शायद जो है कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सुदेव किया है, पता चलेगा। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार का, क्योंकि हाकम सिंह ने बहुत अच्छा टैग लगाया था, संजय धारीवाल ने बहुत अच्छा टैग लगाया था। रही बात विस्तार की, तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, साफ सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आपसी मनमुटाव जिस तरीके से चाहे हरिद्वार में देखने को मिले, चाहे कुमाऊं में देखने को मिले, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान को ले लीजिए, चाहे तीरथ सिंह रावत जी के वायरल पत्रों को ले लीजिए, ये साफ दर्शाता है। और जिस तरीके से वन विभाग में घोटाले हुए, ठीक है मोहन काला जी, शॉर्ट में प्लीज, समय की कमी है। जिस तरीके से एस राजू जी का वो बयान कि क्या बोलते सफेद पोषों को बचाने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था, ये साफ दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ये सरफुटअव्वल ना आपसी सरफुटअव्वल है, उसके चलते जो बंटवारे हैं वो बंटवारे कहीं ना कहीं लटके हुए हैं। जो कैबिनेट विस्तार है वो कहीं ना कहीं लटका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मायूस। बिल्कुल, वीरेंद्र शर्मा जी फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में। देखिए दिव्या जी, सबसे पहले सरकार को अपने मंत्रालय में रोटेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए और दायित्व को उस व्यक्ति को देना चाहिए जो ईमानदार छवि का हो और उस जिनको पहले से ही विभाग पहले से ही बटे हुए हैं उनके कार्य का निरीक्षण भी करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, धन सिंह जी से बहुत समय से मांग उठ रही है सहकारिता समिति के अंदर कि इनसे ये वापस ले लिया जाए ये पोर्टफोलियो, लेकिन नहीं दे रही सरकार, ले रही है सरकार मजे से अपना उनको अपने तरीके से चलने दे रहे हैं जो भी है। पर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, अगर सरकार को एक अच्छी छवि पेश करनी है आगामी चुनावों के लिए और जनता को भी एक फायदा पहुंचाना चाहती है अगर ये बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी शॉर्ट में। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पुराने काम जो पाइपलाइन में है, एनडी तिवारी साहब ने आईटी पार्क ऐसा बनाया था कि अधिकांश उत्तराखंड के लोगों को वहाँ नौकरी मिलनी थी, लेकिन पीछे के सरकारों ने उस आईटी पार्क को आज दुकान बना दी है। वो दुकानदारों को वहाँ की जमीन बिक रही है। जो मौजूदा सरकार है, आईटी पार्क की जमीन जो है दुकानदार, ठेकेदार, कंपनियों को, वो कंपनी मतलब प्रॉपर्टी डीलर को, बैंकों को वो जमीन बिक रही है। तिवारी साहब ने वो सपना देखा था कि एक ऐसा आईटी पार्क हो जो जैसे बेंगलोर सिटी में आईटी पार्क है, दुनिया का आईटी हब है, वो देहरादून को बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब की सरकारों ने नहीं बनाया। तो ऐसा दायित्वदारी बांटे कि जो इन कामों को शुरू करे। बिल्कुल। संजीव जी, आप क्या अब आश्वस्त करेंगे किस तरीके से काम किया जाएगा और कब तक दायित्व का बंटवारा किया जाएगा? देखिए, दायित्व का बंटवारा बहुत ही शीघ्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही अपना दौरा पूर्ण करके वापसी आएंगे, उसके बाद कभी भी दायित्व का बंटवारा हो सकता है। जैसे अभी मेरे मित्र काला जी बोल रहे थे, पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे हरिद्वार की, तो आपको इस चीज़ का भी स्मरण होना चाहिए कि आपके जो वरिष्ठ नेता, बड़े नेता हरीश रावत जी, जिनको पूरे चुनाव से आइसोलेट करके रखा गया है वहाँ पर, और ये आपकी जो अभी फुटबॉल की बात कर रहे थे, ये आपकी अपनी पार्टी का मामला था जिसको आप दूसरे की तरफ उंगली करके वो कर रहे थे। अपने लिए बोल लिया करो, आपके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, आप तो बोल सकते हो ना।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जल्द ही इस प्रदेश में दायित्वों का बंटवारा होगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसमें अभी कुछ समय है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के बाद जल्द ही यहाँ पर दायित्वों का बंटवारा होगा। अब देखना होगा क्या क्राइटेरिया रखा जाता है और किस तरीके से फॉर्मूला सेट किया जाता है दायित्व बंटवारे को लेकर। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।